हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग आप सभी को। नमस्कार मेरे बच्चे। और उम्मीद करता हूँ शैतान पार्टी आपने क्लास अच्छे से रिवाइज की होगी। सीधा उठ के ऐसे ही नहीं आ गए होगे, है ना? किए कि नहीं किए? चलो भाई, शटर उठाओ दुकान का, लो माँ सरस्वती का नाम और करते हैं बेटा कहानी स्टार्ट। आज हमने फ्यूचर टेंस, मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन बता दिया था कि फ्यूचर टेंस आखिरकार बना कैसे है। उससे आगे की कहानी मेरे दोस्त हमें पढ़नी है। आ जाइए भाई, देखो भाई। अरे बहुत सारे पेज सेव हो गए। तो ये मैंने कहा था कि फ्यूचर टेंस टेक्निकली पार्ट ऑफ मॉडल्स ही होता है। मॉडल्स वो हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब ही होती है बेटा, ठीक है ना? मॉडल्स वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो सेंटेंस में एक एक्स्ट्रा इंटेंशन, एक एक्स्ट्रा फीलिंग, एक एक्स्ट्रा इमोशन प्रकट करने का काम करती हैं। दूसरी कहानी, जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। उन डिफरेंट डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स में से हमें विल और शेल मिल जाती है। तो विल और शेल के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, क्योंकि मॉडल हेल्पिंग वर्ब के एक फंक्शन नहीं होता बेटा, एक से ज्यादा होते हैं। उनमें से एक फंक्शन होता है विल सेल का फ्यूचर दिखाना। तो हम टेक्निकली वो एक छोटा सा फंक्शन हम पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस में, इसलिए फ्यूचर टेंस बहुत ही छोटा होगा बेटा। चलिए कहानी को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, देखो जी। सबसे पहले अगर इसके बेसिक को बनाने की, फॉर्मेट को बनाने की कोशिश करें, तो फ्यूचर जो है आप जब बनाओगे तो उसमें एक सिंपल सी एक कहानी होती है बेटा। कहानी क्या होती है, देखो। जो स्पीकर होता है, भाषा में स्पीकर कौन होता है बेटा? एक तो होता है आई और एक होता है वी, ये स्पीकर होते हैं। अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा तो मैं अपने आप को क्या बोलूंगा? आई, मैं। और मैं अपने साथ साथ बाकियों की भी बात करूंगा तो क्या बोलूंगा? हम। ठीक है, हम। तो हमने क्या बोला? मैं। और हमने क्या बोला? हम। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो हमने क्या करना है, जो आई और वी होता है बेटा, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब शेल फिक्स की गई। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब शेल फिक्स कर दी गई कि आई और वी के साथ शेल लगाओ। ऐसा क्यों लगाओ? क्योंकि बेटा ये होते हैं स्पीकर, और एक स्पीकर जब भी कोई बात बोलेगा तो उसे वो बात बड़े ही तमीज में, बड़ी ही तहजीब में और बड़े ही प्यार से बोलनी चाहिए, है ना बेटा? घमंड या अकड़ में नहीं बोलनी चाहिए। बातचीत समझ रहे हो? इसलिए आई और वी के साथ जब आप शेल लगाते हो तो वो रिप्रेजेंट करता है कि आप उस बात को बड़े ही एक कैजुअल वे में, एक सिंपल तरीके से दूसरे के सामने बोल रहे हो। इसलिए हमने बोला आई शेल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। तो ये कैजुअल वे है बोलने का, एक सिंपल इंफॉर्मेशन है बेटा। तो सिंपल वे होता है बोलने का। तो इसके बाद आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हो? फर्स्ट फॉर्म लगाते हो बेटा। ये हेल्पिंग वर्ब हो जाती है इसमें। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है इसमें? शेल। और मेन वर्ब क्या हो जाती है? फर्स्ट फॉर्म। आप बोलोगे क्या सर फर्स्ट फॉर्म पे एस और एस लगेगा? मेरे दोस्त कभी भी नहीं लगेगा। उसका एक रीजन है बेटा। क्यों? क्योंकि आई और वी के साथ आया शेल, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। उसको सिंगुलर बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं कर रहे हो आप, ये फ्यूचर बना रहे हो। तो फ्यूचर में कोई सिंगुलर प्लूरल का कोई सीन वर्ब का नहीं होता। ठीक है। दूसरी चीज, जब आप इन चीजों को बोलते हो तो ये क्या होता है बेटा? कैजुअल वे। कैजुअल वे, या आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग। कैजुअल वे या नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का एक साधारण तरीका। जब सिंपल वे में आप कोई भी फ्यूचर इंफॉर्मेशन देते हो, बोलने का एक साधारण तरीका, कैजुअल कैजुअल या नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग। ठीक है। और ये किस चीज की इंफॉर्मेशन है? प्रेजेंट या फ्यूचर? फ्यूचर की इंफॉर्मेशन। अब आप बोलोगे क्या जयदीप सर स्पीकर आई और वी के साथ, क्या आई और वी के साथ सर कभी विल नहीं आता? बिल्कुल आता है बेटा, बिल्कुल आता है। फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सिंगुलर फॉर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है बेटा। अब ये भी बताया, याद रखना, इनका सिंगुलर वर्ब से
कोई लेना देना नहीं, ये प्रेजेंट नहीं बेटा, ये फ्यूचर टेंस है। दूसरी चीज, जब ये बात आप बोलते हो आई विल डू इट और आई शेल डू इट, दोनों में फर्क क्या हुआ बेटा? सही दोनों है। आई शेल डू इट, आई शेल डू दिस वर्क, आई विल डू दिस वर्क। विल तब होता है जब बात पर आप ज्यादा फोकस करो, बात पर ज्यादा फोकस करना, अपनी डेटर्मिनेशन को दिखाना कि हां मैं ये काम करूंगा। होता है ना, जैसे किसी को वादा कर रहे हो या उस चीज को एकदम सीरियस दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपने बोला यहां पर फोकस करना। क्या बोलोगे बेटा? फोकस करना। और आप क्या लिख दोगे? डेटर्मिनेशन। डेटर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ? आप किसी भी चीज को लेकर अपना एक दृढ़ निश्चय दिखा रहे हो कि हां मुझे इस चीज को करना ही है, मैं इस चीज पर ज्यादा फोकस करके बता रहा हूं। आई विल डू इट। सही दोनों है बेटा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट। दूसरा, जो बाकी अदर सब्जेक्ट्स बच गए, ठीक है, देखो बेटा, है ये भी फ्यूचर इंफॉर्मेशन, है ये भी फ्यूचर इंफॉर्मेशन। ये डेटर्मिनेशन के साथ फ्यूचर टाइम दिखा रहे हो, ठीक है, फ्यूचर टाइम दिखा रहे हो। हाँ, ये कैजुअल वे के साथ फ्यूचर टाइम दिखा रहे हो। दोनों में दिखा फ्यूचर टाइम ही रहे हो बेटा, दोनों में दिखा फ्यूचर टाइम ही रहे हो। एक में कैजुअल वे, सिंपल तरीका कैजुअल होता है बेटा, नॉर्मल बोल दिया बस, ठीक है, लिख दिया मैंने। और फोकस करके मतलब आप उस चीज को ज्यादा सीरियस दिखा रहे हो, आई विल गो देयर, ठीक है। अदर सब्जेक्ट्स जो भी होंगे बेटा, अदर सब्जेक्ट्स में कौन आ गया? जैसे यू है, ही है, शी है, इट है, कोई नेम है, दे है, ठीक है, कोई भी नाउन है। इस तरीके से जो भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा बेटा? विल आएगा। उनके साथ शेल नहीं लगाते। क्या सर इनके साथ शेल नहीं आता? आता है, लेकिन कुछ और दिखाता है। वो कहां पढ़ेंगे बेटा? मॉडल में। क्या जयदीप सर ही के साथ सिर्फ विल आता है? क्या ही के साथ शेल नहीं आ सकता? आ सकता है बेटा, लेकिन फिर वो फ्यूचर नहीं दिखाएगा, कुछ और दिखाएगा। उसको फिर मैं फ्यूचर टेंस में नहीं, मॉडल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। वेरी गुड। तो मैंने बोला ये चीज आई है, और आपने क्या लगाया बेटा? एरो। एरो लगा के आपने लिखा फ्यूचर इंफॉर्मेशन। किसी के बारे में जब आप फ्यूचर इंफॉर्मेशन देते हैं तो आप यही बोलते हैं। इसका मतलब फ्यूचर इंफॉर्मेशन देते वक्त इनके साथ सिर्फ विल लगाना है, फ्यूचर इंफॉर्मेशन देते वक्त आई वी के साथ शेल और विल दोनों ही सही है, पेपर में कोई भी गलती नहीं होगी। इसीलिए मैंने कहा बेटा, अगर पेपर में आए आई शेल डू इट, मैं इस काम को करूंगा, सही है। पेपर में आए आई विल डू इट, मैं इस काम को करूंगा, इसका मतलब इन फ्यूचर करोगे, सही है। नेक्स्ट मैं बोलूंगा वे, ठीक है, वहां जाएंगे, दे विल गो देयर। अब दे के साथ आप शेल नहीं लगाओगे बेटा, अगर आपको, ठीक है, फ्यूचर दिखाना है तो। आसान काम हुआ, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस में क्या सीखा? आई वी के साथ विल शेल दोनों आता। दोनों में फर्क क्या होता है बेटा? ये तो नॉर्मल, मैं इस काम को कर दूंगा। आप थोड़ा सीरियस हो रहे हो, फोकस करके बोलना है, आई विल डू इट। मैंने कहा था ना, ये सब इमोशंस का खेल है। मॉडल सारा का सारा बेटा इमोशंस का खेल है। आसान। इनके साथ सिर्फ और सिर्फ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये कहानी यहां बनती है, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल आपके साथ गर्मा गर्म मैंने शेयर कर लिए। अब इनको देखिए, परखिए, समझिए, जांचिए, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। ठीक है यहां तक? चलो, कॉपी करो। तो ये हुआ फ्यूचर का। तो अब आप बोलोगे सर जयदीप सर एरर कैसे आएंगे, क्योंकि एरर तो ये भी नहीं बन रहा। एरर कैसे आएंगे अब वो बताता हूं। फ्यूचर इंडेफिनिट में पेपर में एरर कैसे पूछेगा। करो पहले आप ये तो कॉपी बेटा।
डन बेटा। चलिए देखो, इस पे एरर एक सिंपल तरीका है बेटा। जब आपको कोई फ्यूचर टाइम देगा, जब आपको कोई फ्यूचर टाइम देगा तो फ्यूचर टेंस यूज करोगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला ना फ्यूचर टाइम, ठीक है, फ्यूचर टेंस। अब पेपर में आया दे गो या दे विल गो, ठीक है, टू मीट देयर फ्रेंड्स, ठीक है, नेक्स्ट मंडे। वे अपने दोस्त से मिलने नेक्स्ट मंडे जाएंगे, वे अपने दोस्त से मिलने नेक्स्ट मंडे जाएंगे। तो जब आपने देखा वो अपने दोस्त से मिलने नेक्स्ट मंडे जाएंगे, तो आपने बोला यार दे गो तो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, दे विल गो। ठीक है, चलिए अ फ्यू मोर, ऐसे कर लेते हैं, अ फ्यू बुक्स, अ फ्यू का मतलब होता है बेटा कुछ किताबें, कुछ किताबें, अ फ्यू बुक्स आर बॉट, खरीदी जाती हैं, या विल बी बॉट। बेटा ये पैसिव वॉइस होता है, बॉट जानते हो ना, ठीक है, बाय हिम नेक्स्ट मंथ। तो अब सोचिएगा क्या करें। तो आप बोलोगे सर अ फ्यू बुक्स आर बॉट नहीं, अ फ्यू बुक्स विल बी बॉट, खरीदी जाएंगी। पैसिव वॉइस है ना बेटा, इसलिए विल के बाद फर्स्ट फॉर्म की जगह बी प्लस थर्ड फॉर्म आया, वो पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस में भी समझाऊं। तो बहुत आसान हो गया बेटा काम जी। बस ये छोटा सा इस पे एरर फ्यूचर पे बनना है। अच्छा दूसरी बात सुनिएगा बेटा, एक बात को, क्या कि जब आप फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो ये विल शैल, पता है मॉडल जो होते हैं ये एक्स्ट्रा वर्ब होती है। ये एक्स्ट्रा कैसे लगती हैं, जैसे कॉपी नहीं करना है, रफ है बेटा, आपको रफ बता रहा हूं। जैसे मैंने ये बोला बच्चे, दे गो देयर, प्रेजेंट है, हाँ इसमें विल लगा दो, फ्यूचर बन गया। क्योंकि मैंने कहा था ना मॉडल ये एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब होती है, तो पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो, हाँ उसको जिसमें कन्वर्ट करना है कन्वर्ट कर लो। इसीलिए देखो ना आप, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनेट था, फर्स्ट फॉर्म से पहले विल लगा दिया, फ्यूचर इंडेफिनेट, तो फ्यूचर के दिखाने के लिए बस विल ऐड हो गया, या आई और वी के साथ शेल ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप इन चीजों को देखोगे बेटा, पेपर में ये आना है एरर इस बेस पर। बाकी कई टीचर क्या करते हैं, टेंस में ही कंडीशनल मिक्स करा देते हैं, है ना बेटा, कि इफ के साथ विल नहीं आएगा। बेटा वो अलग टॉपिक है, यहां खिचड़ी बना देंगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। टेंस में ही जो है आपके मूड वर्ब जो होती हैं, जो इमेजिनरी वर्ब होती है, इमेजिनेशन, वो इसी में करा देते हैं। फिर बच्चा सोचता हो अरे ये हो गया, अरे टेंस बेटा, टेंस के हिसाब से तो टेंस ही तो पढ़ोगे, तो वो मिक्स करके जो चीजें पढ़ाई जाती हैं टालने के लिए, वो गलत है। तो वो कंडीशनल है, टॉपिक है बेटा, अलग से करो मेरे बच्चे, ठीक है ना। अरे बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो बेटा, अब बात करते हैं पुत्र फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं। भाई के पास क्या है पढ़ने का, इसका फॉर्मेट कैसे बनाओगे, देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर फ्यूचर टेंस का आप बना रहे हो तो मैंने आपको यह बोला भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता था बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था इज एम आर प्लस आईएनजी, कॉपी नहीं करना है, इज एम आर, हाँ प्लस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हाँ मैंने बोला बेटा प्रेजेंट से ही फ्यूचर पे पहुंचा जाता है, तो फ्यूचर दिखाने के लिए आपने क्या लगा देना है, विल लगा देना है, विल लगा दो प्लस। हाँ लेकिन अब एक बात बताओ, जब विल आएगा तो विल कहेगा मुझे थोड़ा ना सिंगुलर प्लूरल वर्ब की जरूरत है, हाँ तो इनके पिताजी को भेज दो। बेटा इज एम आर के पिताजी कौन होते हैं, किन की फॉर्म है ये, फर्स्ट फॉर्म बी की, हाँ तो बी लगा दो। हाँ इसीलिए बेटा विल बी प्लस आईएनजी, शेल बी प्लस आईएनजी, इसका फॉर्मेट बनता है। मजा आया, कैसे बना इसका फॉर्मेट। तो हुआ क्या बेटा, या तो विल आएगा, हाँ या शेल आएगा। तो वो जो इजेमआर प्लस आईएनजी है ना, वो इजेमआर ही किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसीलिए ये फॉर्मेट बन जाता है
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का। ठीक है, आया मजा? वेरी गुड। ऐसे ही जैसे इंडेफिनिट बनाया, फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर वर्ब तो हमने वहां से हटा दी बेटा, तो हमने वहां फर्स्ट फॉर्म लगा दी, वही चीज यहां पर है लाडले। आगे देखो, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सिंपल। अब इस पर सिर्फ एक ही टाइप का, इसका मतलब क्या होता है बेटा, वो काम फ्यूचर में हो रहा होगा, अभी नहीं हो रहा। कई बार बच्चा गलत बोल देता है, वो क्रिकेट खेल रहा होगा, कहता अभी खेल रहा होगा, पागल है क्या? वो फ्यूचर में क्रिकेट खेल रहा होगा, वो फ्यूचर में अखबार पढ़ रहा होगा। तो मैंने ये बोल दिया ही विल बी, इसका मीनिंग निकालना सीखना बेटा। ही विल बी रीडिंग हिज बुक, इसका मतलब पता है क्या है? वो अपनी किताब पढ़ रहा होगा। तो बच्चे से मैंने पूछा वो अपनी किताब पढ़ रहा होगा मतलब क्या हुआ? कहता सर अभी पढ़ रहा होगा, है ना, अभी पढ़ रहा होगा अपनी किताब। अरे नहीं भाई, ही विल बी रीडिंग हिज बुक का मतलब है बेटा वो फ्यूचर में अपनी किताब पढ़ रहा होगा, फ्यूचर में वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कर रहा होगा, अभी नहीं कर रहा पुत्र। समझ में आया? अभी नहीं कर रहा। तो ये चीज यहां कहानी बनती है। तो हमने कब बोला ही विल बी रीडिंग हिज बुक, वो अपनी किताब पढ़ रहा होगा। तो अभी पढ़ रहा होगा, इन फ्यूचर पढ़ रहा होगा? इन फ्यूचर पढ़ रहा होगा बेटा, अभी नहीं पढ़ रहा होगा, इन फ्यूचर पढ़ रहा होगा। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। डन। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से रिलेटेड ये बात आपने दिमाग में रखनी है। अब इस पर बेस्ड जो मेन एरर बनता है वो एक ही एरर बनता है, अब उसको हम डिस्कस करते हैं बेटा इसी के नीचे नोट लगा के, सिंपल एक छोटा सा नोट लगा के। क्या? देखो बच्चे, जब आप इज यूज करें, जब आप एम यूज करें, जब आप आर यूज करें और आप गोइंग यूज करें, हाँ उसके बाद आप टू को यूज कर ले। हाँ बेटा बहुत खतरनाक चीज है जो भी बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें, आगे जो भी हो बेटा ये चीज। हाँ, और आप सिंपल यूज कर लो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। हाँ भाई साहब, दोनों का सेम मीनिंग होगा। अभी पढ़ रहा होगा तो बेटा वही बोला जाएगा ही इज रीडिंग, ठीक है। शायद पढ़ रहा होगा ही मे बी रीडिंग, विल भी नहीं मेरे बच्चे, ठीक है। वेरी गुड। तो इज एम आर जब आप ये बोल रहे हैं और ये लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? देखो बेटे ध्यान से सुनना, यहां गोइंग जा रहा का मीनिंग नहीं देगा। जैसे मैं बोलूं आई एम गोइंग टू राइट समथिंग, आई एम गोइंग टू राइट समथिंग का मतलब ये नहीं मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, बाय बाय, मैं कुछ लिखने वाला हूं, वाला हूं। ही इज गोइंग टू से समथिंग, वो कुछ कहने वाला है। आई एम गोइंग टू राइट समथिंग, मैं कुछ लिखने वाला हूं। तो बेटा बात को बड़े ध्यान से सुनिए, मैंने ये बोला ही इज गोइंग टू बाय, ही इज गोइंग टू बाय अ न्यू कार, ठीक है, नेक्स्ट वीक, टुमारो, कुछ भी लिख दो आप। ही इज गोइंग टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक, क्या मतलब? क्या मतलब? ही इज गोइंग टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक, तो अगले महीने या अगले हफ्ते वो नई गाड़ी लेने जा रहा है, अगले हफ्ते वो नई गाड़ी लेने वाला है, अगले हफ्ते वो नई गाड़ी लेने वाला है। ही इज गोइंग टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक। बेटा इसी बात को और मैं ऐसे कह सकता हूं मेरे पुत्र, ही विल बाय, दोनों सही है। ही विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक। देख रहे हो बेटा, ये सिखाना है। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, जो ये इज गोइंग टू है, हाँ अरे मेरे पुत्र ये विल का मीनिंग देता है। इसका मतलब मैंने क्या प्रूव कराया? इज गोइंग टू प्लस ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये विल का मीनिंग देता है बेटा। इस बात को दिमाग में रख लेना। आई विल बाय अ न्यू कार, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार, ये चीज है। ही इज गोइंग टू से समथिंग, ही विल से समथिंग। आई एम गोइंग टू टेल समथिंग, आई एम गोइंग टू टेल समथिंग, आई विल टेल समथिंग। सिंपल। तो बेटा क्या सीखा इससे? इसी के बाजू में लिख लेना, इसका मतलब जो इज एम आर, ये यहां पे लिखवा तो दिया मैंने, ये जो इज एम आर वगैरह है, ठीक है। हाँ, ये इज एम आर प्लस गोइंग टू जब आप ये फॉर्मेट लगाते हो तो मेरे बच्चे ये विल का ही मीनिंग देता है। दोनों सही है, पेपर में आ जाए। तो आपने बोला सर एक बात बताओ, यहां गोइंग जा रहा का सेंस नहीं देता, जा रहा का नहीं देता। और मैंने पहले भी बताया बेटा हर जगह वर्ब वही मीनिंग नहीं देती।
ही इज गोइंग देयर, जो वहां जा रहा है, ये जा रहा है क्या मीनिंग है। अगर मैं ये कहूं ही इज गोइंग टू पेंट हिज रूम, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको पेंट करने जाऊं। आई एम गोइंग टू टीच अ न्यू टॉपिक, आई एम गोइंग टू टीच अ न्यू टॉपिक, इसका मतलब मैं चला जाऊंगा कहीं, मैं एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, आई विल टीच अ न्यू टॉपिक, बात बराबर है। इस बात को याद रखिए। तो सर ये एरर कैसे आ जाएगा इस पर, देखो बेटा, पता है क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, मतलब ऐसे बना दो, ही विल, अगर मैं इसमें विल लगा दूं, विल लगाऊंगा तो इस बी में कन्वर्ट होगा, अभी भी बताया था ना बेटा, विल के बाद इसे मार तो नहीं आता, वो बी में कन्वर्ट हो जाएगा, गोइंग का गोइंग रह जाएगा, टू का टू रह जाएगा, बाय अ न्यू कार। पेपर में ऐसे देगा बेटा, और हमारे भोले भाले बच्चे पेपर में क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, जयदीप सर आग लगा दी, नो एरर था। अरे ये एरर है बेटा, क्या गलती हुई, अरे अभी अभी मैंने बताया बेटा, इज गोइंग टू और विल दोनों सेम मीनिंग देते हैं, इज गोइंग टू मतलब बी गोइंग टू, और विल सेम मीनिंग देते हैं। जब तुम दोनों को लिख दोगे तो लाले दी जान ये हो जाएगा सुपरफ्लुअस, याद आया। इसका मतलब मेरे बच्चे ये है गलत। अब इसका इंप्रूवमेंट क्या होगा, इसका इंप्रूवमेंट मेरे बच्चे या तो ये होगा या ये होगा, या तो इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, दोनों लगा दोगे तो बनेगा सुपरफ्लुअस। एक ये एरर आता है पेपर में जबरदस्त, ठीक है, बाद में बताऊंगा, इसको इडियोमेटिक मॉडल भी कहते हैं, बाद में पढ़ाऊंगा मॉडल, लेकिन बस इसका पैसिव कैसे बनेगा, पैसिव में पढ़ेंगे बेटा। कई बच्चे अलग ही क्वेश्चन पूछ, पैसिव कैसे, अरे पैसिव जब बनाएंगे भाई पैसिव में पढ़ेंगे, टेंस में पढ़ें। हो आया मजा। चलो तो ये था बेटा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फटाक से आप अपना कॉपी करें। हाँ बेटा, या तो शेल लिख दो, क्या दिक्कत है, अरे पागल शेल भी तो है, शेल भी तो है, विल और शेल मतलब बराबर तो है ही, फ्यूचर विल और शेल। बेटा थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस लगा ले, हैं, बिल्कुल संन्यास ले लिया कॉमन सेंस से। चलो जी, अब ऊपर देखते हैं और क्या एरर बनता है। अब बात करते हैं बेटा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट क्या होगा, देखो इसका भी बनाना सिखा दो बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है, हैज हैव प्लस में थर्ड फॉर्म, यही होता है ना, ये सिंगुलर वर्ब है, वो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और फ्यूचर ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट से फ्यूचर परफेक्ट में कन्वर्ट करो, इससे पहले विल शेल लगा दो। अब मैंने कहा था विल शेल के बाद सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब का कोई खेल नहीं, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, हाँ, तो विल हैव थर्ड फॉर्म, शेल हैव थर्ड फॉर्म, इस तरीके से बनता है फ्यूचर परफेक्ट। चलो बेटा, भाई मेरे पीएम विजिट करेंगे चाइना, प्रेजेंट में पढ़ा चुका हूं, फ्यूचर इंफॉर्मेशन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट भी आ जाता है, तो नो टाइम पास मेरे बच्चे। आओ, तो इसका फॉर्मेट क्या बना बेटा, विल या शेल, हाँ, हैव थर्ड फॉर्म। तो बेटा पहला एरर तो पेपर में यही आ जाएगा, हैज थर्ड फॉर्म कर देगा, अरे जरूरत ही नहीं है, मना किया ना मैंने अभी, हैव थर्ड फॉर्म, तो यहां पर आ जाएगा हैव आएगा और फिर आएगा बेटा थर्ड फॉर्म, तो ये आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्म, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब क्या होता है, वो काम हो चुका होगा, मतलब अभी कंप्लीट हो चुका होगा बेटा, फ्यूचर में कंप्लीट होगा, फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा सर, अभी नहीं होगा, फ्यूचर में कंप्लीट होगा सर, ठीक है। आइए, जैसे ही विल हैव
पेंटेड हिज रूम, वो अपना कमरा पेंट कर चुका होगा। तो अभी या इन फ्यूचर? इन फ्यूचर, ठीक है। ही विल हैव पेंटेड हिज रूम, वो अपना कमरा पेंट कर चुका होगा। तो अभी नहीं कर चुका होगा बेटा, इन फ्यूचर कर चुका होगा। ये फ्यूचर सेंस में यहां बात होने लग रही है, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है। तो ही विल हैव पेंटेड हिज रूम, तो वो अपना कमरा साफ कर चुका होगा, पेंट कर चुका होगा, जो भी, ठीक है। ये थे। अब आप बोलोगे सर इस पे एरर कैसे आएगा? बेटा एक तो बेसिक एरर होते हैं। बेसिक एरर ही विल हैज आ जाएगा, नहीं। ही विल हैव पेंट आ जाएगा, नहीं। ये है बेसिक एरर जो पेपर में आते हैं। एरर हर टाइप का आना बेटा, आसान भी आना है, मुश्किल भी आना है। दूसरा, इसमें जो एक और एरर बनता है फ्यूचर परफेक्ट में, एक छोटा सा एरर बनता है, वो मैं आपको बताता हूं। वो एरर क्या है? नोट बेटा, एक प्रेपोजिशन होती है बाई। बाई एक प्रेपोजिशन होती है बेटा। हाँ, इस प्रेपोजिशन के बाद मेरे पुत्र टाइम आता है। हाँ, ठीक है। बाई मंडे, बाई संडे, बाई आप बोल दोगे 30th of March, कोई भी आप बोल दो। हाँ, तो इसका मतलब निकल के आता है तक, खाली तक, हिंदी मीनिंग। बट अब तक नहीं, फ्यूचर तक। इसका मीनिंग क्या होता है? अब तक नहीं, फ्यूचर तक। फ्यूचर तक। जब हमने एक सेंटेंस बोला था बेटा, अब तक, याद आया? अब तक प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन फ्यूचर तक फ्यूचर परफेक्ट। जब भाई पास से कह रहे थे आप अब तक, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगा रहे थे। ये है तब तक। अगर आप देखोगे ना, फ्यूचर तक, या इसे क्या बोल दोगे? तब तक। इसकी हिंदी तब तक। तब तक मतलब फ्यूचर तक। इसलिए बेटा इसके साथ फ्यूचर परफेक्ट आता है। पेपर में भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना। ये एरर कई बार देगा बेटा। चलो, तो आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखा। मैंने बोला ही विल रीड दिस बुक, he will read this book by the end of this month। तो आपने पेपर में देखा, अरे यार बाय द एंड ऑफ दिस मंथ लिखा है, इस महीने के आखिर तक। इस महीने के आखिर तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के आखिर तक वो इस किताब को पढ़ चुका होगा। इस महीने के आखिर तक ये काम हो चुका होगा। तो बेटा ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट लगा दिया तुमने। भाई विल के बाद कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो ये तो आपने फ्यूचर इंडेफिनिट लगा दिया। लेकिन जयदीप सर ने तो कहा था इसके साथ फ्यूचर परफेक्ट आता है, क्योंकि फ्यूचर तक की कहानी है। वेरी गुड। तो हमने इसको क्या कर दिया? काट दिया। ठीक कैसे करेंगे बेटा? विल आएगा, हैव आएगा, और रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है बेटा, स्पेलिंग सेम होती है। स्पेलिंग सेम होती है इसकी। तो ये बनेगा इसका एरर। एक बच्चा पूछ रहा है पेंट क्यों नहीं हुआ? ये ले साला, थर्ड फॉर्म पेंट की पेंटेड होगी कि पेंट होगी? कमाल है बेटा, मां कसम आग लगा रखी इंग्लिश को बिस्को तूने है। छोरे सुधर जा बेटा, सुधर जा। ठीक है। तो बेटा ये इस पे एरर बनता है कि फ्यूचर तक, अगर बाई के साथ कोई टाइम देगा तो वो फ्यूचर तक है, तो विल हैव रेड अपना बन जाएगा। आ गया जी मजा, तरररम पम, तररम पम, तररम पम 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 पम। ठीक है जी पुत्र, कॉपी करो। शेल इतना कम क्यों यूज होता? भाई आईवी के साथ जब शेल लगाना बेटा लगा लेना, उंगली क्यों करनी है? किसने कहा शेल कम यूज होता है? ये किसी टीचर ने रटा दिया क्या तुम्हें, स्पोकन वाले ने? जहां आईवी है बेटा वहां शेल यूज कर ले। कौन कह रहा है शेल कम यूज होता है? वो तो हम आजकल अवॉइड करने लग गए सारी बात को सीरियस बोलने के लिए। सबके साथ आईवी के साथ बेटा विल लगाने लग गए।
ठीक है भाई। लल्ला लल्ला। चलो, तो ये कहानी यहां बनती बेटा फ्यूचर परफेक्ट की। अब बात करें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखो बेटा, आप इसमें सब्जेक्ट लगा रहे हो, उसके हिसाब से बेटा आप विल और शेल लगा दोगे। इसको भी बनाना सिखाऊं। प्रेजेंट में क्या होता है, हैव बीन प्लस आईएनजी, हैज बीन प्लस आईएनजी। लेकिन बेटा एक बात पता, विल शेल के बाद हैज तो आएगा ही नहीं। तो क्या करूं बेटा, हैव बीन प्लस आईएनजी बोलो भारत माता की जय, तो आपकी टेंशन ही खत्म। मतलब मैंने कहा था ना, प्रेजेंट से ही आपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना दिया। ठीक है। अच्छा एक बात बताऊं, इसमें कहानी है बेटा, कहानी ये है मेरे दोस्त कि जब आप इस टेंस में टाइम लगाने जाएंगे, सो मेरे भाई आप 4 लगा दो, आप 4 लगा दो और उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिख दो। लेकिन आपको जानकर बेहद ही खुशी होगी, बेहद ही खुशी होगी कि मेरे बच्चे यहां सिंस नहीं आएगा। इसका मतलब अगर यहां पेपर में आया सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, ना 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 ना, पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि बेटा मैं बताता हूं, यहां आएगा बेटा फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। और ये कौन सी ड्यूरेशन होगी, फ्यूचर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। लेकिन बेटा सिंस जो प्रेपोजिशन होता है वो पता है क्या बोला, कहता है हमें क्षमा करें। अल्लाह क्यों? कहता है मैं अपने बाद पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम लिखता हूं। और बेटा पास्ट टाइम फ्यूचर से क्या लेना देना उसका भाई। पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को आप पास्ट से रिलेट कर सकते हो बेटा, पास्ट पॉइंट टाइम को आप प्रेजेंट से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि टाइमलाइन क्या होती है बेटा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो बेटा पास्ट पास्ट से रिलेट हो सकता है, पास्ट प्रेजेंट से रिलेट हो सकता है, लेकिन पास्ट फ्यूचर से तो रिलेट नहीं हो सकता ना बेटा, वो तो कनेक्शन ही नहीं है पास्ट का, तो प्रेजेंट का है फ्यूचर से कनेक्शन, इसलिए हम प्रेजेंट से फ्यूचर टेंस बना रहे हैं, पास्ट से तो बन ही नहीं सकता ना बेटा। इसलिए सिंस ने कहा माफ करिएगा हमारा साथ इतना ही था, मैं पास्ट टेंस में यूज हो जाऊंगा, मैं प्रेजेंट में यूज हो जाऊंगा, आपको कुछ और ढूंढना होगा सर, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैं नहीं आऊंगा। इसने पैर छुए निकल लिया। इसका मतलब पेपर में अगर फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस आए तो गलत, 4 तो आ जाएगा। तो अब आपके सामने एक समस्या आ गई जयदीप सर, फिर हम क्या लगाएंगे फ्यूचर के लिए, हम क्या लगाएंगे सर, हम तो मर जाएंगे सर, कुछ रास्ता दिखाइए सर। मैंने बोला थोड़ी देर बाद बताऊंगा क्या आएगा। इसका मतलब फ्यूचर में सिंस आएगा ही नहीं, तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या लगाऊं सर फिर, ड्यूरेशन तो 4 तो चलेगा, 4 सब आता है बेटा, 4 प्रेजेंट फ्यूचर ड्यूरेशन भी लेता है, पास्ट ड्यूरेशन भी लेता है, लेकिन सिंस नहीं लेता, तो सिंस तो कट गया। तो क्या आएगा थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं फिर बताऊंगा क्या आएगा। डन है बेटा। चल, तो हमने क्या लिखा एग्जाम्पल इसका, जैसे मैंने बोला वो फ्यूचर में 2 घंटे से अपना कमरा साफ कर रहा होगा, वो फ्यूचर में 2 घंटे से अपना कमरा साफ कर रहा होगा, तो मैं क्या लिखूंगा मेरे दोस्त, ही विल हैव बीन, he will have been cleaning, he will have been cleaning his room for 2 hours। मतलब अभी की बात नहीं बेटा, फ्यूचर की हो रही है, वो 2 घंटे से अपना कमरा साफ कर रहा होगा, वो 2 घंटे से अपना कमरा साफ कर रहा होगा। तो ये चीज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ गया। सही सही। लेकिन अब इसका पंगा साफ करना है, इसका पंगा साफ करने के लिए मैं आपको अलग अलग पढ़ा देता हूं। सबसे पहले बता देता हूं बेटा यूज ऑफ फॉर, किसमें,
फ्यूचर टेंस कि यूज ऑफ फॉर का इस्तेमाल आप फ्यूचर टेंस में कैसे करेंगे। यह ऐसे ही तो पढ़ा है मैंने आपको। पास्ट में पास्ट समझाया बेटा, प्रेजेंट में प्रेजेंट समझाया, फ्यूचर में फ्यूचर समझाया। बेटा फोर के साथ कोई दिक्कत नहीं, सेम है जो पहले था। क्या अगर फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ, पहला पॉइंट, अगर फोर प्लस ड्यूरेशन आती है तो बेटा मैंने क्या सिखाया था, आपने सिखाया था जयदीप सर कि जब फोर इंडेफिनिट में आता है तो के लिए आता है, के लिए आता है सर, के लिए आता है ना। वेरी गुड। मैंने बोला मैं वहां 2 घंटे के लिए जाऊंगा, तो आप क्या बोलोगे बेटा, आई शैल गो देयर, आई शैल गो देयर फॉर 2 hours। मैं वहां 2 घंटे के लिए जाऊंगा, मतलब 2 घंटे के बाद आ जाओगे। वो 2 घंटे के लिए पढ़ेगा, तो मैंने क्या बोला बेटा, ही विल स्टडी, सपोज मैंने लिख दिया फॉर 5 hours, वो 5 घंटे के लिए पढ़ेगा। क्या बोला बेटा मैंने, ही विल स्टडी फॉर 5 hours, वो 5 घंटे के लिए पढ़ेगा। आई शेल गो देयर फॉर 2 hours, मैं वहां 2 घंटे के लिए जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब बेटा फ्यूचर में अगर ये आएगा तो बिल्कुल सही होगा, बिंदास बिंदास बिंदास। ठीक है, डन है। लेकिन अब आगे सुनिएगा बेटा, आगे सुनिएगा। तो आपने इसको ऐसे लिखा, बिल्कुल मजेदार है, बिल्कुल मजेदार। दूसरा पॉइंट, क्या सर दूसरा फोर से मीनिंग कब देगा, तो बेटा आप उसे फ्यूचर परफेक्ट में यूज करो, ठीक है, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करो। दोनों में से ही बता रखा आपको मैंने भाई। और 4 प्लस ड्यूरेशन, जिसका मतलब क्या हो गया, इतना काम हो गया और आगे अब हो रहा। ठीक है, मैंने बोला वो वहां 10 साल से रह रहा होगा फ्यूचर में, या उसको वहां रहते हुए 10 साल हो चुके होंगे फ्यूचर में। तो बेटा आप दोनों सही बनाओ। ही विल हैव लिव्ड देयर, ही विल हैव लिव्ड देयर फॉर 10 years। आप ऐसे बोल दो बेटा, या इसी को क्या बोल दोगे बेटा, ही हैव बीन लिविंग। तो दोनों सही हैं। ये मैं आपको प्रेजेंट से ही पढ़ाता आ रहा हूं, इसलिए नो टाइम पास, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, तो पाजी इसमें कोई वाली बात है ही नहीं, कोई नई बात नहीं बेटा, सिंपल है। यहां तक कॉपी हो गया, ऊपर उठा रहा हूं बेटा, सफिशिएंट है इतना टाइम, आराम से आपने ऊपर कॉपी कर लिया। तो ये तो हुआ 4 के बारे में। लेकिन बेटा अगर मैं यूज ऑफ सिंस की बताऊं, तो बेटा सिंस फ्यूचर में यूज ही नहीं होता, वो तो मैंने कटवा ही दिया, वो तो मैंने कटवा ही दिया। तो सर क्या यूज करूं, अब मैं जिसको चिल्ला रहा था स्टार्टिंग से कि बेटा फ्रॉम कराऊंगा, अब मेरे बच्चे मैं आपको कराऊंगा यूज ऑफ फ्रॉम। आप पहले यहां तक कॉपी कीजिए, यूज ऑफ फ्रॉम। अब मुझे आपको फ्रॉम बता, बेटा फ्रॉम की एक प्यारी सी कहानी है मेरे बच्चे। क्या आप चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करो, आप चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करो, आप चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करो, हाँ फ्रॉम तीनों में सही है। इसका मतलब मेरे बच्चे यहां भी फ्रॉम प्लस पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, हाँ यहां भी फ्रॉम प्लस पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, इसलिए मैंने सोचा कि एक साथ कराऊंगा इसे। वेरी गुड। और यहां भी फ्रॉम के साथ पॉइंट ऑफ टाइम, और ये कौन सा होगा यहां, फ्यूचर, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम आएगा। लेकिन आप बोलोगे जयदीप सर मेरे पास एक सवाल है। मैंने बोला जी बेटा। सर वो तो सिंस के बाद भी पॉइंट ऑफ टाइम आता है, तो क्या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा बेटा, दोनों सही। क्या इसमें पास्ट में सिंस भी आ जाएगा, मैंने बोला बिल्कुल दोनों सही। लेकिन बेटा बस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस नहीं आएगा,
क्योंकि फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सेंस नहीं आता। तो यहां ये दोनों सही, यहां ये दोनों सही, लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम सही। ये है मेरे बच्चे सबकी चीजें, ठीक है, सारे का सारा निचोड़ ये है मेरे बच्चे। डन है। इसका मतलब ये हुआ, आ जाओ बेटा, अगर मैं ये बोलूं वो 10 बजे से पढ़ रहा है, वो 10 बजे से खेल रहा है, तो आप क्या बोलोगे? ही हैज बीन प्लेइंग, वो 10 बजे से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस या फ्रॉम 10 o'clock। अरे दोनों सही है बेटा, दोनों सही है, ये भी ये भी। अभी ये भी तो बताया, वो 10 बजे से खेल रहा था, तो आप क्या बोल दोगे? ही हैड बीन प्लेइंग, ही हैड बीन प्लेइंग, ठीक है, सिंस या फ्रॉम 10 o'clock। वो 10 बजे से खेल रहा था, फिर दोनों सही, क्योंकि पास्ट में भी सिंस रिलेट कर लेगा, प्रेजेंट में भी रिलेट कर लेगा दोनों। लेकिन अगर पेपर में आया लाले दी जान एग्जाम्पल, ही विल हैव बीन, he will have been, he will have been playing, ठीक है, हाँ, since या from, हाँ, मैंने लिख दिया यहां 2025, या ऐसे कर लेते हैं। एक और रिलेटेबल सेंटेंस बोल लेता हूं, ही विल हैव बीन लिविंग हियर, वो यहां रह रहा होगा, फ्रॉम या सिंस 2025, 2025 से। बेटा 2025 कौन सा टाइम है? फ्यूचर टाइम है, फ्यूचर टाइम में बेटा अब सिंस गलत, अब फ्रॉम, अब सिंस गलत, अब फ्रॉम आए। तो ही विल हैव बीन लिविंग हियर, वो यहां रह रहा होगा 2025 से। ये हुई ना बात। ला 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 ला। तो फ्रॉम और करा दे बेटा, कॉपी कर लो झटाक से फटाक से, आग लगा के।
Wait. नाना जी, गुड। अब बेटा एक बात इसमें और करनी है, वो लास्ट बात है, फिर हम टेंस को अलविदा कहेंगे। वो बात है मेरे बच्चे, पता है फ्रॉम के साथ कई बार स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम और प्लस में टू आता है प्लस एंडिंग पॉइंट। तो बेटा इस बात का भी ध्यान रखना, इसमें टेंस बदल जाएगा। जैसे अगर मैं ये बोल दूं ही हैज बीन लिविंग हेयर फ्रॉम 2015 टू 2020, इसका मतलब मैंने बोल दिया वो यहां 2015 से 20 रह रहा है या रह रहा है या रहा था रह रहा था भी नहीं, रहा था, क्योंकि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस तो हो ही नहीं सकती ना, बंधन टूट गया भाई साहब। 2015 से 20 बेटा 5 साल के लिए रहा, तो ये काटो और यहां लिव्ड कर दो बेटा, ताकि वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट बने, उसमें फिर ये आ जाए कि ही लिव्ड हेयर, वो यहां रहा था 2015 से 20 तक। ये भी ध्यान रखना बेटा, होता है ना, ये थोड़ा कॉमन सेंस है और जो हमें कूट कूट के भरी है, क्योंकि इसके बगैर पेपर नहीं निकलेगा। कि अगर आप छोटी छोटी नाजुक बातों को, सिंपल सी चीजों में अगर अपना इंटरेस्ट पैदा नहीं करोगे ना बच्चे, वरना बोर होना स्टार्ट कर दोगे, तो आसान नहीं हो गया। सिंस और फ्रॉम में प्रायोरिटी का कोई खेल नहीं मेरे बच्चे, दोनों के दोनों पीयूष दोनों सही होंगे, ठीक है, प्रायोरिटी का कोई खेल नहीं बेटा। हुए राम। ठीक है, तो 15 से 20 रहा था, रह रहा है कैसे हो सकता है बेटा, रहा था बोलो, अब तो छोड़ दिया ना, 15 से 20 ही रहा था। सौरभ बेटा आपका डाउट ये यूज टू वाला 8 एप्पल वाला कल बता चुका हूं, कल की क्लास अपना रिपीट करो मेरे बच्चे। 8 है तो 8 का 8 हो गया ना,
यूज टू क्यों करूंगा भाई, यूज टू आदत बना देगा, मीनिंग क्यों बदलूंगा मेरे बच्चे में। ठीक है। कॉन्टिन्यूस टेंस को प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। हाँ बेटा, प्रोग्रेसिव का भी मतलब कॉन्टिन्यूस ही होता है, इसलिए इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कह दिया जाता है। बिल्कुल मेरे बच्चे। और बताओ लाडले। ठीक है, देखो बेटा, अब हमारा टेंस हुआ। अब जब टेंस हुआ तो आपके मन में ये होगा सर टेंस खत्म हो गया, बल्ले बल्ले इतने शाबा शाबा, तो आग लगा दे, चिंगारियां उठा दें। कि अब वो क्या करते हैं, ठीक है, कि अब एक काम करते हैं सर, प्रैक्टिस करते हैं। अब प्रैक्टिस करते हैं। मैंने बोला बेटा एक टॉपिक है जो टेंस का ही हिस्सा है, पार्ट ऑफ टेंस है, पार्ट ऑफ टेंस है। वो टॉपिक क्या है, चलो अगले पेज पे ही करते हैं उसको, यहां से इसको डिलीट कर देते हैं सबको। वो टॉपिक है बेटा इंटेंशन ऑफ स्पीकर। अब आप जहां तक कॉपी हुआ है उस पेज को छोड़ दो और एक नई हेडिंग डालो, एक नई हेडिंग डालो, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। एक नई हेडिंग डालो, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। बेटा ये टॉपिक टेंस से ही रिलेटेड टॉपिक है, बट मिक्स्ड टेंस कह सकते हो। अब तो हमने इंडिविजुअल देख लिया ना, थोड़ा मिक्स टाइप का एक टेंस कह सकते हो रिलेटेड टू टेंस। इसीलिए टेंस की प्रैक्टिस तब तक हम नहीं कर सकते जब तक हम इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर भी एक टॉपिक खत्म नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारा बना बेटा न्यू टॉपिक, जो कि रिलेटेड टू क्या है, टेंस। रिलेटेड टू क्या है, टेंस। तो अगले पेज पे डालो। तो प्रैक्टिस कराएंगे मंडे से, तब तक आप अपना अच्छे से रिवाइज भी करना, और मंडे भी तब जब ये टॉपिक हम खत्म कर चुके। बहुत छोटा टॉपिक है बेटा, बहुत छोटा टॉपिक है, 1 घंटे का करीब करीब टॉपिक है, बस बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत आसान है, रिलेटेड टू टेंस है। कुछ मिक्स बातें इसमें मुझे बतानी, ठीक है, तो उनको अभी हम जानेंगे। जैसे होता है ना सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इमेजिनेशन के लिए भी यूज होती है, आई विश आई वर अ किंग, वो वाली बातें हम यहां पर करेंगे बेटा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटेंशन ऑफ स्पीकर। इंटेंशन ऑफ स्पीकर का मतलब क्या होता है, स्पीकर बोलने वाले का भाव क्या है। इंटेंशन ऑफ स्पीकर, इंटेंशन का मतलब क्या होता है बेटा, भाव। आपका भाव, बोलते हैं ना वो 3 इडियट वाले, याद है ना सीन, कहना क्या चाहते हो, किताबें सर बुक्स। तो इंटेंशन ऑफ स्पीकर का मतलब यही होता है, कहने का उसका भाव क्या है। तो इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमने करने हैं वो हमने समझने हैं। ठीक है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमने करने हैं समझने। जैसे बेटा पहला कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट देखो बेटा, पहला कॉन्सेप्ट डन है, ध्यान से सुनेगा। पहले कॉन्सेप्ट में मैं आपको कंडीशनल कंजंक्शन, कंडीशनल वर्ड कहो या कंडीशनल कंजंक्शन, कंडीशनल कंजंक्शन, पहले इफ की बात करता हूं फिर बताऊंगा। कंडीशनल कंजंक्शन इफ के बारे में बात कर, कंडीशनल कंजंक्शन इफ के बारे में बात कर। पहले कॉन्सेप्ट देखो, आपको फील होगा मिक्स टेंस बता रहे हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है बेटा जो टेंस में मिक्स है, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा है, और रीनेम भी मैं आज टॉपिक का करा दूंगा इसका। क्या होता है बेटा कंडीशनल कंजंक्शन में, कंडीशनल कंजंक्शन का मतलब है कि जब आप इफ को लिखते हो, हाँ, तो आप इसमें सब्जेक्ट लगाते हो, हाँ, तो आप इसमें मेरे बच्चे प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हो। कौन सा टेंस यूज कर सकते हो, प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हो कंडीशन में, हाँ, फ्यूचर टेंस नहीं, फ्यूचर टेंस नहीं, इसका मतलब विल और शेल नहीं। उसका फिर मैं रीजन भी बताऊंगा। ठीक है, कंडीशन होगी है और फिर क्या होगी बेटा, मेन स्टेटमेंट, या हो सकता है मेन स्टेटमेंट पहले लिख दे, कंडीशन बाद में लिख ले, कोई फर्क नहीं। ठीक है, ऐसा। तो ऐसा क्या हुआ कि इसमें फ्यूचर टेंस नहीं आ रहा, प्रेजेंट टेंस आ जाएगा, कोई भी लिख दो, फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, ऐसे क्यों सर। देखो बेटा, फ्यूचर का मतलब है, मैंने कहा था ना पहली बात, तो फ्यूचर टेंस का हिस्सा नहीं होता, हम मानते हैं, क्योंकि मॉडल का हिस्सा होता है। विल शेल का मतलब बेटा फ्यूचर वो काम होगा, और क्या पता ना भी हो, फ्यूचर में वो काम होगा बट क्या पता ना भी हो बेटा। तो वो फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए
आप फ्यूचर टाइम का यूज करते हैं, विल और शेल का यूज करते हैं। लेकिन एक बात बताओ बेटा बच्चे, मुझे तुम्हें एक बात बोलनी है बेटा, अगर मेहनत करोगे ना जिंदगी में सफल हो जाओ। तो इस बात को अगर मैं इंग्लिश में कहूंगा बेटा, तो मैं क्या ये बोलूं, इफ यू विल वर्क हार्ड, या मुझे बोलना चाहिए इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो, ठीक है, अगर आप मेहनत करते हो, हाँ, यू विल सक्सीड, आप सफल हो जाओगे। तो देखो बेटा, सफलता तो फ्यूचर में मिलेगी, हाँ, सफलता तो फ्यूचर में मिलेगी, तो ये तो सही है बेटा। इसका इफेक्ट मैंने क्या दिखा दिया, फ्यूचर पे दिखा दिया। इसका इफेक्ट मैंने फ्यूचर पे दिखा दिया, इफेक्ट ऑन फ्यूचर। तो यहां लिख दो, मेन स्टेटमेंट में क्या आ गया बेटा, इफेक्ट ऑन फ्यूचर। तो अगर इफेक्ट ऑन फ्यूचर है, हाँ, तो इस मेन स्टेटमेंट में विल शेल हो सकता है बेटा। इफेक्ट ऑन फ्यूचर है तो इस मेन स्टेटमेंट में विल शेल हो सकता है बेटा। सफलता कब मिलेगी आपको, फ्यूचर में मिलेगी। लेकिन मेरे बच्चे मेहनत कब करोगे, फ्यूचर में ही करोगे। ये तो वही डायलॉग नहीं हो गया, आज नगद कल उधार। अरे साला उधार ही नहीं देगा तू तो कभी भाई आज नगद कल उधार, एक दुकान पे नोटिस बोर्ड लिखा है, आज नगद कल उधार। तुम तो बेहोश हो जाओगे, कहते तो साला निकम्मा कभी उधार देगा ही नहीं, कल पढ़ूंगा, फिर वही आज नगद कल उधार। तो बेटे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें ये बोलूंगा, अगर तुम फ्यूचर में मेहनत करोगे, अगर तुम फ्यूचर में मेहनत करोगे तो तुम फ्यूचर में सफल हो जाओगे, इसका मतलब आज तो फिर पढ़ना छोड़ दें, चलो शटर डाउन करो फिर, क्योंकि फ्यूचर में करेंगे मेहनत, आज थोड़ा ना करनी है। तो नॉनसेंस नहीं हो गया बेटा। इसलिए हमने ये काटा, हम ये करेंगे। अगर आप मेहनत करते हो, अभी से प्रेजेंट इफेक्ट दो बेटा कंडीशन को, अगर आप मेहनत करते हो तो सफल हो जाओगे, उसका इफेक्ट फ्यूचर में आपको मिल जाएगा। ये सेंस जो है लॉजिकल बनी, समझ रहे हो। अब इसी को टीचर क्या रटाते हैं, इफ के साथ कभी विल शैल का प्रयोग ना करें, स्वाहा। बच्चे ने पूछा क्यों ना करें, कहता मेरे को नहीं पता, जयदीप सर से पूछो। तो बता दिया बेटा मैंने। तो पुत्र ये होती है कहानी, दिस इज द रीजन कि कंडीशन का मतलब है बेटा सीधी बात, नो बकवास। कंडीशन में कभी भी बकवासबाजी नहीं होगी। कंडीशन का मतलब है सीधा सीधा बोलो, और सीधा सीधा प्रेजेंट टेंस बोलता है बेटा, फ्यूचर टेंस नहीं। फ्यूचर तो है भावनाएं, क्या पता वो काम हो ना हो। अरे हो ना हो तो कंडीशन काहे की रह गई भाई। कंडीशन का मतलब है जो बोल दिया सो बोल दिया, इसके में कोई बदलाव नहीं होगा। मैंने बोला ना, अगर आप 12वीं पास हो तो ये फॉर्म भर सकते हो, ये नहीं बोलूंगा अगर तुम 12वीं पास हो गए 12वीं पास है तो फॉर्म भर, वरना नहीं। कंडीशन का मतलब कंडीशन होता है बेटा। इसीलिए ठीक है, इसीलिए सिंपल सी कहानी बनती है पाजी कि अगर कंडीशनल कंजंक्शन इफ है, उसके साथ बेटा फ्यूचर टेंस नहीं आता, क्योंकि फ्यूचर तो इमेजिनेशन है, प्रिडिक्शन है, क्या पता क्या हो। और कंडीशन का मतलब होता है सीधी बात, नो बकवास। इसीलिए मेरे बच्चे इफ के साथ विल शैल कंडीशन में नहीं आता, इफ के साथ विल शैल आता है। इफ के और भी बहुत फंक्शन है, वेदर, इफ, वेदर वगैरह सब कंजंक्शन में पढ़ेंगे बेटा, लेकिन अब यहां सिर्फ मैं कंडीशन से रिलेट कर रहा हूं और उसको इस चीज से रिलेट कर रहा हूं। बोलो भारत माता की जय। ठीक है बच्चे, एक और एरर, कई बार ये चीज पहले आ जाएगा, जैसे ही विल हेल्प देम, वो उनकी मदद कर देगा, ही विल हेल्प देम, हाँ, इफ दे विल कम हेयर या इफ दे कम हेयर। क्या आएगा बेटा, इफ दे विल कम हेयर या इफ दे कम हेयर। विल कम नहीं सर, इफ दे कम हेयर। अगर वे यहां आते हैं तो वो उनकी मदद कर देगा, नहीं आएंगे तो नहीं करेगा। तो सीधी बात, नो बकवास। इसलिए ये कंडीशन थी बेटा इसमें। तो बेटा याद रखिएगा, कंडीशन वाली बात पहले लिख देगा, मेन बात बाद में लिख देगा, या मेन बात पहले लिख देगा, कंडीशन वाली बात बाद में लिख देगा, कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चे। चलो लाले दी जान, कर लो कॉपी। ठीक है बेटा, करो मेरे भाई को। मेरे भाई अगर आप मेरे साथ यूं ही जुड़े रहे, मेहनत करते रहे, ऐसी की तैसी कर देंगे इंग्लिश की मिलकर, बहुत शानदार नंबर आने लग जाएंगे बेटा। करो भाई को।
ऑल सेट, कूल। देखो मेरे भाई, तो ये कंडीशनल कंजंक्शन हुआ और ये बेसिकली हमारा बेटा टॉपिक था। अब मुझे आगे एक बात करनी है। आगे की बात क्या है, एक दो एग्जाम्पल इसके और लिखाने बेटा। ये सपोज करो मेरे बच्चे, पहला एग्जाम्पल हुआ, ये हुआ दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा। जैसे क्या जरूरी है सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही हो? नहीं बेटा, कोई भी हो सकता है। जैसे मुझे आपको बोलना है कि देखो बच्चे, अगर आप इस किताब को नहीं पढ़ रहे हो तो मुझे पढ़ने दो इसे। तो मैं क्या बोलूंगा, इफ यू आर नॉट रीडिंग दिस बुक, अगर आप इस किताब को नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ, लेट मी रीड इट, तो मुझे पढ़ने दो इसे भाई, लेट मी रीड इट, मुझे इसे पढ़ने दो। ठीक है, लेट का मतलब होता है आने दो, जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, इस तरीके से बेटा बात करते हो तो लेट मी रीड इट, मुझे इसे पढ़ने दो। फोर्थ एग्जांपल तो कॉन्टिन्यूस आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इफ मैंने अब सपोज करो मैंने बोला इफ, हो राम, देखो मेरे बच्चे, इफ ही हैज डन हिज वर्क, अगर उसने अपना काम कर लिया है, ही मे गो होम, तो वो घर जा सकता है। तो बेटा इफ कंडीशन में क्या आ गया, परफेक्ट आ गया। आगे जो भी सेंस है, मतलब प्रेजेंट लिखो बेटा, ये नहीं इफ ही विल डन, इफ ही विल डू, इफ ही विल डू, इफ ही विल हैव डन, बस ये मत लिखो। ठीक है, आप प्रेजेंट में बाकी कोई भी लिखो तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, दूसरी बात, इसी में इसका मतलब क्या सीखा पहले कॉन्सेप्ट में, कंडीशनल कंजंक्शन इफ। ठीक है, इसी के नीचे आप एक नोट लगाओगे, इसी के नीचे आप एक नोट लगाओगे बेटा। इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चे, कंडीशन जो होगी, जो भी कंडीशन होगी, उस कंडीशन में मेरे बच्चे फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। मैं यही तो बोल रहा हूं भाई, उस कंडीशन में फ्यूचर टेंस यानी कि विल और शेल नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन का मतलब होता है बेटा सीधी बात, नो बकवास। ठीक, करेक्ट। लेकिन अभी तो मैंने कंडीशन के लिए आपको एक ही शब्द कराया बेटा, इस कंडीशन को हम कंडीशनल वर्ड्स की हेल्प से दिखाते हैं। वेरी गुड, कंडीशन किसकी हेल्प से बनती है, कंडीशनल वर्ड्स। कंडीशनल वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे बेटा इफ आपने अभी तक पढ़ा, इफ के एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया, लेकिन बाकी और भी शब्द हैं मेरे बच्चे जो इसकी तरह ही कंडीशन को दिखाते हैं। कौन कौन से सर, इफ है तो बेटा एक अनलेस है। अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं, इसलिए नेगेटिव वर्ड होता है। तो अब मैं आपको इसकी लिस्ट लिखवाता चलूंगा बेटा, और एक एक एग्जाम्पल देखो। जैसे इफ के तो एग्जाम्पल हो गए, अनलेस का देखो मेरे बच्चे एग्जाम्पल। मैंने बोला आई विल नॉट डू दिस वर्क, मैं इस काम को नहीं करूंगा, हां, अनलेस दे कम, जब तक वे नहीं आते। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, नो एरर। लेकिन अगर पेपर में आ जाए बेटा अनलेस दे विल कम, ना 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 ना, कंडीशन है बेटा, उस कंडीशन में सीधी बात नो बकवास, तो ये तो सही। अच्छा, कई बार क्या करेगा बेटा, ऐसे लिख देगा अनलेस दे डू नॉट कम है। अरे भाई, अनलेस में ऑलरेडी नॉट की सेंस है, अगर उसके साथ नोट लगाओगे बेटा तो वो बनेगा सुपर फ्लूअस, मतलब एक्सेस। सुपरफ्लूअस का मतलब होता है ना बेटा एक्सेस, अधिक अधिक। तो आई विल नॉट डू दिस वर्क, इसमें नोट आ जाएगा बेटा, क्योंकि ये तो अलग बात है। लेकिन अनलेस वाली बात में आप प्रेजेंट लगा रहे हो तो फ्यूचर मत लगाओ, और एक नोट नहीं, क्योंकि इसका मीनिंग ऑलरेडी नोट है। ठीक है, अनटिल कुछ और होता है बेटा, बाद में बताऊंगा अगली क्लास में। तो इफ हो गया, अनलेस हो गया। एक ऐसा ही होता है मेरे बच्चे प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते की। बेटा इसका मतलब भी होता है कंडीशन, बोलते हैं ना बशर्ते की। जैसे मैंने बोल दिया
इंडिया एक सुपर पावर बन सकती है अगर वे मेहनत से काम करे। तो इसका एग्जाम्पल देखो बेटा, मैंने बोला इंडिया कैन बी अ सुपर पावर प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते की, ठीक है, या आप ये लगा सकते हो ओनली वेन, केवल जब, या आप लगा सकते हो इफ, अगर। देख रहे हो सारे कंडीशन है बेटा, ओनली वेन भी इसमें लगा रहा हूं। तो इंडिया कैन बी ए सुपर पावर ओनली वेन प्रोवाइडेड दैट, इफ या प्रोवाइडेड दे वर्क ऑनेस्टली, बशर्ते कि वो मेहनत से काम करे, ईमानदारी से काम करे। दे, यार इधर खिसका दो, थोड़ा स्पेस नहीं बचा उधर। दे वर्क ऑनेस्टली, ठीक है। दे विल वर्क नहीं बेटा, विल वर्क हो जाएगा तो एरर हो जाएगा। ये तीनों सही है बेटा, ये लगा दो, ये लगा दो, ये लगा दो। इसका मतलब एक और है कंडीशन में, ओनली व्हेन, केवल जब, ये भी कंडीशन होती है बेटा। तो ये कंडीशन के मुख्य वर्ड हैं जो पेपर में पूछे दे दिए जाते हैं, इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, प्रोवाइड दैट, ओनली व्हेन। तो ये मेन अपने वर्ड होते हैं और खासा कुछ बचा ही नहीं। ओनली इफ भी कह सकते हो बेटा, केवल अगर, बात तो बराबर है। तो इस तरीके से आपके ये वर्ड बनते हैं जो मेन आपकी कंडीशन है। तो इनके साथ बेटा फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। पिछले मैंने कहा ना, इंटेंशन ऑफ स्पीकर जो है वो इसी से रिलेटेड मानना है। कॉपी करो मेरे बच्चे।
बेटा वोकेब की बुक अपना ले लो और इससे याद करना चालू भी कर दो। मैं भी वोकेब की क्लासेस ले रहा हूँ, चला रहा हूँ। ठीक है। अभी मेंस का बैच भी है, आज से 2 से 3 टाइमिंग रहेगी उसकी, मेंस का बैच। ठीक है। आपको नहीं है जरूरत, ये प्री अप टू मेंस ही बैच होता है बेटा। लेकिन जो बच्चे प्रैक्टिस कम करते हैं या ज्यादा प्रैक्टिस के लिए और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, वो उनके लिए वो बैच होता है। जो स्टार्टिंग से मेहनत कर लेते हैं, स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो नहीं लेते मेंस का बैच बच्चे। वो स्टार्टिंग से पागलों की तरह मेहनत करते हैं मेरे साथ। कई बच्चे ऐसे होते हैं बेटा जो दूसरे टीचर्स के पास पढ़ते हैं, ठीक है, या प्रैक्टिस कम करते हैं, वो मेरे से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए वो बैच, ठीक है, निकाला जाता है जो मेंस का बैच आता है। आपके लिए जरूरत ही नहीं है प्री अप टू मेंस, सारा का सारा मैं आपको पढ़ा के दूं। प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है बेटा बशर्ते की। बशर्ते भी तो हिंदी वर्ड कंडीशन को ही दिखाता है। बुक फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जहां से भी आपको मिले वहां से आप ले लीजिए और उसको अच्छे से याद करना स्टार्ट कर देना। चलो जी, तो यहां तक है बेटा, ये एक कॉन्सेप्ट हुआ है। अब इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि मंडे। 2 दिन आपका ऑफ है, तो इन 2 दिन में क्या करोगे मेरे बच्चे? आप इन 2 दिनों में एक सिंपल सी चीज करोगे। आप सिंपल सी चीज करोगे मेरे बच्चे कि आप अपनी वोकैब की जो क्लासेस हैं, जितनी जिनकी रहती हैं, उनको जल्दी जल्दी पूरा करोगे। मैं आगे भी फिर वोकैब लूंगा, तो उससे पहले अपनी 40-45 क्लासेस जो हैं उनको स्पीडोमीटर पे लगा के जल्दी पूरा कर लो, वरना बाद में पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा आपके पास। ठीक है, चलिए नमस्कार, खुश रहें, आबाद रहें, माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, ठीक है, खुशहाल जिंदगी बिताएं, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। आजकल आप हेल्थ की वीडियो बहुत डाल रहे हो, आजकल मैं हेल्थ की वीडियो बहुत डाल रहा हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज करते हुए, मतलब मेरा एम ये है बेटा, वो इंस्टाग्राम पे डाल देता हूं। जो जो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़िए। ठीक है, मेरा एम एक ही है बेटा कि अभी तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, घर का खा लो, ठीक है, बस सुबह थोड़ी बहुत दौड़ मार लो, उतना काफी है। सुबह रनिंग कर लो, ठीक है, अपना अच्छा खाओ, घर का खाओ, मोर देन सफिशियंट है बेटा। जब नौकरी लग जाए फिर आपको जिम ज्वाइन करना है, योगा क्लासेस ज्वाइन करनी है, कार्डियो क्लासेस ज्वाइन करनी है, ठीक है, जिसमें भी आपकी इच्छा हो फिर ज्वाइन करना। लेकिन सबसे पहले एक स्टूडेंट की लाइफ में जरूरी है एक अच्छी बेहतरीन जॉब, जिसको पाने के लिए पढ़ना है, और पढ़ने के लिए हेल्दी रहना है। हेल्दी रहने के लिए सिर्फ घर का खाना है, ठीक है, और सुबह रनिंग कर लेनी। ठीक है, सुबह रनिंग कर लो, थोड़ा मोड़ा योगा कर लो, मतलब सुबह की 45 मिनट अपने आप को दे दो बस। ठीक है, सुबह नहीं तो शाम को वॉक करने चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिम ज्वाइन करना स्टूडेंट लाइफ में मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता बेटा। टोटल टाइम वेस्ट करना है, ठीक है, टोटल टाइम वेस्ट करना है, इस बात को याद रखिएगा। डन है? चलिए बेटा, खुश रहें, आबाद रहें।